स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पीआर एजुकेशन पटना पर। आज मैं आप सभी के लिए केमिस्ट्री में परमाणु संरचना का पार्ट 4 लेकर आया हूं। हम लोग पिछले वीडियो में पढ़े थे समभारिक, सम न्यूट्रॉनिक और सम इलेक्ट्रॉन के बारे में। आज हम लोग इससे आगे बात करते हैं। देखिए, मैंने बताया था कि किसी परमाणु, कोई परमाणु है, ठीक है, कोई परमाणु है, इसके केंद्र में एकदम बीचों बीच में, ठीक है, इसके केंद्र में एकदम बीचों बीच में न्यूट्रॉन होता है। कौन होता है? न्यूट्रॉन होता है। कौन? न्यूट्रॉन। और इसी के जस्ट बगल में, इसी के जस्ट बगल में प्रोटॉन होता है। कौन होता है? प्रोटॉन होता है। ठीक है। और इन दोनों के सामूहिक रूप को, इन दोनों के सामूहिक रूप को हम लोग कहते हैं क्या चीज? हम लोग कहते हैं न्यूक्लियस। कैसे कहते हैं? न्यूक्लियस। इसके सामूहिक रूप को क्या कहते हैं? न्यूक्लियस कहते हैं। ठीक है, नाभिक कहते हैं। क्या कहते हैं? नाभिक कहते हैं। सीधा से याद रखिएगा, इसके लटकन फैकन इसके चारों तरफ क्या कहते हैं? घूमते हैं। क्या कहते हैं? घूमते रहते हैं, चक्कर लगाते रहते हैं। ठीक है। कौन? इसके लाइकन फेकन। लाइकन फेकन में कौन है? लाइकन फेकन में है इलेक्ट्रॉन। कौन? इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन क्या है? इसका लाइकन है। ठीक ना। चलिए अब देखिए, कहां घूमेगा? इसके चारों तरफ घूमेगा। ये देखिए, ये है इलेक्ट्रॉन, ये है इलेक्ट्रॉन, है ना। इस तरह से इलेक्ट्रॉन जो है क्या कर रहा है? इसके चारों तरफ में चक्कर लगा रहा है, घूम रहा है। ठीक है, याद रखिएगा, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन कहाँ होता है? केंद्र में होता है। और उसके चारों तरफ क्या करते हैं? उसके चारों तरफ में इलेक्ट्रॉन घूमते रहता है। अब देखिए, जिस पथ पर इलेक्ट्रॉन घूमता है, जिस पथ पर, जिस वृत्तीय पथ पर इलेक्ट्रॉन घूमता है, उस वृत्तीय पथ को कक्षा कहते हैं। क्या कहते हैं? कक्षा कहते हैं। इसको इंग्लिश में कहते हैं ऑर्बिट। क्या कहते हैं? इंग्लिश में ऑर्बिट कहते हैं। ठीक है, क्या कहेंगे? ऑर्बिट। इसी को एक और नाम है सेल। क्या? सेल। इसको इंग्लिश में SHELL लिखते हैं। ठीक है, क्या? सेल। इसी का नाम है, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पीआर एजुकेशन पटना पर। आज मैं आप सभी के लिए केमिस्ट्री में परमाणु संरचना का पार्ट 4 लेकर आया हूं। पार्ट 3 तक हम लोग पढ़ चुके थे समस्थानिक, समभारिक और समन्यूट्रॉनिक। इन सब के बारे में हम लोग वीडियो 3 में पढ़ चुके थे। आज हम लोग बात करते हैं उससे आगे। देखिए, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि परमाणु जो होते हैं वो गोलाकार होते हैं। कैसे होते हैं? गोलाकार होते हैं। और उनके केंद्र में बीचों बीच, देखिए जैसे यहाँ पर परमाणु मैंने पार दिया है, ये क्या है? एक बड़ा सा परमाणु है। इसके केंद्र में बीचों बीच में यहाँ पर न्यूट्रॉन है। कौन है? न्यूट्रॉन होता है। कौन होता है? न्यूट्रॉन। और न्यूट्रॉन के ही जस्ट बगल में प्रोटॉन होता है। कौन होता है? न्यूट्रॉन के ही जस्ट बगल में प्रोटॉन होता है। ठीक है, देखिए, न्यूट्रॉन और न्यूट्रॉन के जस्ट बगल में कौन होता है? प्रोटॉन होता है। और इन दोनों के सामूहिक रूप को कहते हैं नाभिक। क्या कहते हैं? नाभिक कहते हैं। इन दोनों के सामूहिक रूप को क्या कहते हैं? नाभिक कहते हैं। ठीक है, क्या कहेंगे? नाभिक। और इनके चारों तरफ, इनके चारों तरफ घूमते रहते हैं इलेक्ट्रॉन। क्या? इलेक्ट्रॉन इनके चारों तरफ क्या करते हैं? घूमते रहते हैं, चक्कर लगाते रहते हैं। कुछ इस प्रकार से इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं? चक्कर लगाते हुए रहते हैं। ठीक है, अब देखिए, इलेक्ट्रॉन यहां पर इस तरह से इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वह चक्कर लगाते रहते हैं।
ठीक है, इस तरह से क्या है, इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो चक्कर लगाते हुए रहते हैं। लेकिन अब किस कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन रहेगा हमें पता नहीं है। किस कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन होगा हमें पता नहीं है। एक बात और, एक कक्षा क्या होता है? तो देखिए, जिस वृत्तीय पथ पर इलेक्ट्रॉन घूमता है, जिस वृत्तीय पथ पर इलेक्ट्रॉन घूमता है, उस वृत्तीय पथ को कहते हैं कक्षा। क्या कहते हैं? उस वृत्तीय पथ को कक्षा कहते हैं। इंग्लिश में ऑर्बिट। क्या? ऑर्बिट। इसी का एक और नाम है सेल। क्या? सेल। इसको इंग्लिश में स्पेलिंग होता है उसका SHELL। क्या? SHELL, सेल। इसी का एक और नाम है ऊर्जा स्तर। क्या? ऊर्जा स्तर। इसको इंग्लिश में कहते हैं एनर्जी लेवल। एनर्जी लेवल। ठीक है, तो देखिए, जिस वृत्तीय पथ पर इलेक्ट्रॉन घूमता है, चक्कर लगाता है, उस वृत्तीय पथ को कक्षा कहते हैं। क्या कहते हैं? कक्षा कहते हैं। अब देखिए देखिए कि किस कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन होगा। तो यहाँ पर तो सब का सब कक्षा ही है, तो पहचानेंगे कैसे किस कक्षा की बात हम कर रहे हैं? तो उसको पहचानने के लिए क्या करते हैं कि हम सबका नाम ले देते हैं। देखिए, KLMNOP, इस तरह से हम क्या करते हैं, इसका नामकरण कर देते हैं। और प्रत्येक नाम के बाद उसका हम एक नंबर देते हैं कि के जो है, यह के पहला कक्षा में। कौन सा कक्षा है इसका? पहला। एल का दूसरा, एम का तीसरा, एन का चौथा, ओ का पांचवा और पी का छठा। ये सब क्या करते हैं, सबको हम नंबर दे देते हैं जिससे कि हम पहचान सकें। ठीक है, तो नील्स बोर एक थे। कौन? नील्स बोर। नील्स बोर जो थे, इन्होंने एक मॉडल दिया जिसे बोर मॉडल कहते हैं। क्या कहते हैं? बोर मॉडल। बोर ब्यूरिंग मॉडल कहते हैं। क्या कहते हैं? बोर ब्यूरिंग मॉडल कहते हैं। बोर ब्यूरिंग मॉडल। इसमें इसके अंतर्गत इन्होंने कहे थे कि किसी भी कक्षा हो, कोई भी कक्षा हो, कोई भी कक्षा हो, उसमें अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या होती है वह 2n² के बराबर होता है। क्या होता है? 2n² के बराबर होता है। किसी भी कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? 2n² के बराबर होता है, मतलब 2n² होता है। अब यहाँ पे बात आती है कि यहाँ पर 2n² क्या है। तो देखिए, ये 2n² जो है वो एक फॉर्मूला है जिससे कि हम निकाल सकते हैं कि किस कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन अधिकतम रह सकता है। जहां n जो है, जहां n जो है वो क्या है? कक्षा की संख्या। क्या है? कक्षा की संख्या। जो नंबर अभी दिए हैं हम, कक्षा की संख्या है, नंबर ऑफ ऑर्बिट है। ठीक है, तो देखिए, अगर हम लोग बात करें के की, किसकी? के की, कि के में कितना अधिकतम कितना इलेक्ट्रॉन रहेगा, के में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी। तो देखिए, के फॉर्मूला क्या होता है? 2n²। क्या? 2n²। 2k2 और n के लिए मैंने कहा था कि कक्षा का संख्या। देखिए, k का कितना नंबर है? k का 1 है, तो हम यहाँ पर n के जगह क्या करेंगे? n के जगह पर 1 लिखेंगे, तो 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 1 का स्क्वायर 1 इज इक्वल टू 2 × 2, यानी k में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी? अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2 होगी। आगे हम बात करते हैं k के बाद l में, तो l के लिए भी फॉर्मूला होता है 2n²। क्या? 2n²। तो 2 के लिए तो वो 2 हो गया, अब मल्टीप्लाई n है ना, तो l का n कितना? l का n है 2, कितना? l का n 2, तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? 2 का स्क्वायर। अब देखिए, 2 दूनी 4, तो 2 मल्टीप्लाई 4। देखिए, स्क्वायर होता है तो जिस संख्या का स्क्वायर होता है उसी संख्या को उसी में मल्टीप्लाई करते हैं। तो 2 का स्क्वायर है तो 2 को हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 2 का
स्क्वायर रहेगा तो कितना हो गया 4 हो गया, तब 4 2 जा 8, कितना 4 2 जा 8। अगर हम लोग बात करें l के बाद m की, किसकी m की, देखिए m का कितना है 3 है, तो बैठा दीजिए 2 × 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 × 9 इज इक्वल टू 18 हो जाएगा। अगर बात करें m के बाद n में, किसकी m के बाद n में, अगर हम उसी तरह से चलेंगे 2n स्क्वायर पे बैठा के तो n में कितना आ जाएगा, n में हो जाएगा 32, कितना हो जाएगा 32। अगर बात करें n के बाद o की तो o में कितना 50, और बात करें हम लोग p की तो p में कितना 72, यानी कि k में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी, अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2 होती है, L में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी 8 होती है, और M में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या 18 होती है, N में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या 32 होती है, O में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या 50 और P में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या 72 होती है। इतना इलेक्ट्रॉन रह सकता है उस कक्षा में। अब देखिए ये तो इन्होंने पहला पॉइंट बता दिए, कौन निल्स बोर ने, लेकिन दूसरा पॉइंट में कहते हैं कि यदि किसी परमाणु के बाह्यतम कक्षा में, किसी भी परमाणु के बाह्यतम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं रह सकता है, मतलब कि कोई भी परमाणु हो उसमें 8 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं रहेगा, 8 रह सकता है या फिर 8 से कम इलेक्ट्रॉन रह सकता है, लेकिन 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं रहेगा। कहां, अंतिम कक्षा में। कौन सी कक्षा में, अंतिम कक्षा में। अंतिम कक्षा में 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं रह सकता है। कौन कहते हैं, निल्स बोर ने कहते हैं सेकंड पॉइंट में कि अंतिम कक्षा में 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं रह सकता है। और तीसरा पॉइंट में कहते हैं इन्होंने, तीसरा पॉइंट में निल्स बोर ने कहते हैं कि अंतिम कक्षा में अगर इलेक्ट्रॉन पूरी तरह से भर जाती है, अंतिम कक्षा में इलेक्ट्रॉन पूरी तरह से भर जाती है और उसके बाद भी अगर इलेक्ट्रॉन बचती है तो वह इलेक्ट्रॉन उसके पहले वाले कक्षा में आती है, अगर जगह खाली होती है तो वहां पर पहुंचती है। मतलब अगर मान लीजिए कि m में है, कहां m में, और m में पूरी तरह से भर गया, अब भरने के बाद भी अगर इलेक्ट्रॉन बची हुई है तो वह इलेक्ट्रॉन कहां जाएगा, L में, कहां जाएगा, L में आता है। कब, जब L में जगह खाली होता है तब, ठीक है। अगर L में जगह खाली नहीं रहेगा तब वह N में जाएगा, कहां जाएगा, N में। लेकिन अगर L में जगह खाली है तो वह कहां आएगा, L में ही आएगा, M से L में आएगा, ठीक है। तो ये कौन बताते हैं, ये बताते हैं निल्स बोर ने बताते हैं।